गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि ग्रेडियंट क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि ग्रेडियंट क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कोई भी वेक्टर फील्ड है उसका डाइवर्जेंस क्या होता है। आज का टॉपिक है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। ठीक है। अगर कोई हम वेक्टर फील्ड लें, क्या लें हम, एक वेक्टर फील्ड लें और उसके अंदर कोई अगर हम वॉल्यूम एलिमेंट लें जो कि उस वेक्टर फील्ड में किसी सरफेस से बाउंडेड है। मान लो हमने ये एक वेक्टर फील्ड ले लिया, ठीक है। उसके अंदर हमने कोई एक वॉल्यूम ले लिया जो किसी सरफेस के अंदर क्या है, बाउंडेड। तो उस बाउंडेड सरफेस में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स, या फिर हम सीधा अगर उसको क्या है, फ्लक्स फाइंड बाहर निकले, क्या हो, आउटकम हो, उसमें से क्या निकलती हो, फ्लक्स। तो उस एरिया को क्या कहेंगे हम, डाइवर्जेंस ऑफ फील्ड या वेक्टर फील्ड। क्या लिखेंगे, इफ वी कैन टेक एनी वेक्टर फील्ड, ठीक है। इफ वी कैन टेक एनी वेक्टर फील्ड एंड any small volume element which can be bounded by any closed surface then and flux passing through this bounded या फिर closed surface, then this is called divergence of वेक्टर फील्ड। ठीक है। देखो, मान लो लेट हमारे पास कोई वेक्टर फील्ड है। लेट वेक्टर फील्ड हमने मान लिया कि कोई वेक्टर फील्ड है ए, ठीक है। लेट वेक्टर फील्ड ए जो किस का फंक्शन होगा, एक्स वाई और जेड पोजीशन का फंक्शन होगा। एंड हमने क्या मान लिया, कोई डीवी वॉल्यूम इंटीग्रल है, ठीक है, जो कि इसके अंदर कोई भी सरफेस है, एक बाउंडेड सरफेस है, उसके अंदर क्या है, क्लोज्ड है। एंड डीवी वॉल्यूम एलिमेंट which is present in a closed surface, then the value of या फिर the quantity of flux
इज क्या हो जाएगी, फ्लक्स की क्वांटिटी, मतलब फ्लक्स को अगर हम किससे डिनोट करें, फाई से। फाई क्या है, फ्लक्स। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्लोज पाथ के ऊपर। ठीक है, ऐसा हमने क्या लिया है, एक क्लोज्ड सरफेस लिया है। इसका मतलब होता है अगर हम इंटीग्रेशन के ऊपर, ये इस सिंबल का मतलब क्या होगा, जो पाथ हमने ले रखा है या जो सरफेस हमने ले रखा है वो क्या, एक क्लोज्ड सरफेस है। और ए क्या है, वेक्टर फील्ड डॉट डी। तो ये किसको डिनोट करेगा, एक पासिंग, जो हमने क्लोज सरफेस ले रखा है उसमें से पास होने वाले फ्लक्स के लिए। ठीक है, तो इस ए के ऊपर जो ए हमने वेक्टर फील्ड लिया है तो उसका डाइवर्जेंस क्या होगा, देन डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए इज क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, डाइवर्जेंस को डिनोट करते हैं डी आई वी से। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट डीवी टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट हमने क्या लिया है, वेरी स्मॉल, 1/dv क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑन सरफेस एस ए डॉट डी ए। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन क्या हो गई, डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल वी टेंडिंग टू जीरो 1/dv इंटीग्रेशन ऑन क्लोज्ड सरफेस ए डॉट डी ए। ये क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फील्ड। ठीक है, आगे देखो, अब ये जो डाइवर्जेंस है इसी के अकॉर्डिंग एक गाउस नाम के साइंटिस्ट ने एक थ्योरम डिफाइन की थी। उस थ्योरम को कहते हैं गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसी डाइवर्जेंस की जो डेफिनेशन है इसका यूज करके गाउस ने क्या दी थी, एक थ्योरम, जिसको क्या बोलेंगे, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, अब हम देखेंगे कि गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, मान लो हम लेंगे एक, तो क्या ले लें, कोई भी वेक्टर फील्ड ले लें, लेट वी कैन टेक एनी वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड हमने ले लिया मान लो ए, एंड वॉल्यूम v which is and volume v which is closed, which is covered by a which is present in closed surface S। ठीक है, ठीक है, फिर क्या करेंगे हम देखेंगे कि मतलब जो क्लोज्ड सरफेस हमने लिया है उसके अंदर से क्या होंगी, फ्लक्स पास होंगी। जो फ्लक्स निकलती हैं उसमें से जो फ्लक्स आउट होते हैं उनको अगर काउंट करें, तो अगर मैं सबसे पहले इनको क्या करूँ, जो हमने ये क्लोज्ड सरफेस लिया है इसको स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिवाइडेड this surface in small elemental closed surface, तो क्या होगा, टोटल फ्लक्स अगर देखूं मैं, देन total flux outcome
from surface S is the sum of flux which is outcome by elemental surface. So क्या होगा, क्लोज सरफेस में अगर फ्लक्स देखो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, क्लोज सरफेस ऑफ एस ए डॉट डी ए. ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, समेशन क्लोज सरफेस जो हमने स्मॉल लिया है, मान लो उसका एलिमेंट क्या होगा, ए आई डॉट डी ए आई. स्मॉल पार्ट में हमने क्या कर लिया, उसको डिवाइड कर लिया, और आई हमने जितने एलिमेंट, मान लो हमने एन उसको पार्ट में डिवाइड किया, तो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 to n हो जाएगी. ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट. अब हम जो डाइवर्जेंस थ्योरम है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसका यूज करेंगे, डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम. बाय द डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, एस क्लोज सरफेस ए आई डॉट डी ए आई. स्मॉल पार्ट के लिए देखें तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए आई इंटू डी वी आई, यही होगी. ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड. अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या आ जाएगा, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इम्प्लाइज ये दोनों सेम है तो ये भी क्या हो जाएंगे, सेम. ए डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए आई डॉट डी वी आई. इससे हम इक्वेशन सेकंड को किस में रख दिया, हमने इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे रख दिया वैल्यू, तो क्या बन गई, ए डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या आ गया, समेशन डाइवर्जेंस ऑफ ए आई डॉट इंटू डी वी आई. ठीक है, अगर हम वॉल्यूम एलिमेंट ले रहे हैं वो वेरी स्मॉल हो, क्या हो, अगर डी वी आई हमने लिया है वो क्या हो, वेरी स्मॉल. इफ डी वी आई इज वेरी स्मॉल, अगर वॉल्यूम एलिमेंट हमने वेरी स्मॉल लिया, दैट मीन्स डी वी आई टेंडिंग टू जीरो. डी वी आई टेंडिंग टू जीरो है तो हम इंटीग्रेशन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, समेशन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इंटीग्रेशन में. सो समेशन कन्वर्ट इनटू इंटीग्रेशन, तो क्या बन जाएगा, देन डाइवर्जेंस इंटीग्रेशन एंड सरफेस एस ए डॉट डी ए इज इक्वल टू, समेशन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इंटीग्रेशन में. किस में कन्वर्ट कर देंगे, इंटीग्रेशन में. तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, वॉल्यूम पे है तो वी डाइवर्जेंस ऑफ ए ओ डॉट डी वी. ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम. दिस इज कॉल्ड गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम. ठीक है, जो कि किस में डिफाइन करती है कि जो वेक्टर, जो हमने वेक्टर फील्ड लिया है उसका क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू द डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड का इंटीग्रेशन किसके ऊपर, वॉल्यूम पे. मतलब जो हमने वेक्टर फील्ड लिया है उसका जो क्लोज सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, उसके डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होता है. ये कौन डिफाइन करता है, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम डिफाइन करती है. ठीक है,
अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो वेक्टर हमने फील्ड लिया है उसका ग्रेडियंट हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, नेक्स्ट क्या होगा, कर्ल, कि जो वेक्टर हमने फील्ड लिया है उसका कर्ल क्या होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड या फिर वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन या वेक्टर फील्ड का कर्ल क्या होगा। तो कर्ल अगर हम डिफाइन करें तो जैसे हमने डाइवर्जेंस डिफाइन किया था वैसे ही हम किसको डिफाइन कर सकते हैं, कर्ल डिफाइन कर सकते हैं। कर्ल को कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे हमने एक ले लिया लाइन इंटीग्रल ले लिया किसी भी वेक्टर सरफेस का या फिर वेक्टर फील्ड का, और उसको किस पे हमने एक क्लोज्ड पाथ के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन किया, ठीक है। और उसी क्लोज पाथ के अकॉर्डिंग उसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगी उसका और जो उसका लाइन इंटीग्रल है उसका रेशियो ही क्या कहलाएगा, उस वेक्टर फील्ड का कर्ल कहलाएगा। और अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें इसे तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट डी ए टेंडिंग टू ज़ीरो, जैसे उसके अंदर था डाइवर्जेंस में वैसे ही कर्ल के लिए हो जाएगा। क्लोज सरफेस सी ए डॉट डी एल, क्लोज पाथ लिया है हमने, मतलब हमने क्या लिया, लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल के अंदर क्या होगा, क्लोज पाथ होगा, ठीक है। और इससे बाहर 1/डी ए इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए, और कर्ल एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको के लिए क्या होगी, एक डायरेक्शन भी होगी, तो एन कैप। ये क्या हो गई, कर्ल की डेफिनेशन। कर्ल की डेफिनेशन क्या बता रही है, उसका जो वॉल्यूम इंटीग्रल है, सॉरी लाइन इंटीग्रल किसी क्लोज्ड पाथ के अकॉर्डिंग, जो वेक्टर सरफेस हमने लिया है, वेक्टर फील्ड लिया है, उसका लाइन इंटीग्रल किसी क्लोज पाथ के अकॉर्डिंग, और उसका जो लिमिटिंग एरिया या वॉल्यूम हमने क्लोज्ड वॉल्यूम लिया है, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो किसको डिफाइन करेगा, उस वेक्टर फील्ड के कर्ल को डिफाइन करेगा। ये किसकी डेफिनेशन हो गई, कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन या कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। अब इसी कर्ल वेक्टर फील्ड के कर्ल की जो डेफिनेशन होती है इसका यूज करके स्टोक नाम के एक साइंटिस्ट ने एक थ्योरम डिफाइन की थी जिसको कहते हैं स्टोक्स कर्ल थ्योरम। क्या कहते हैं, स्टोक कर्ल थ्योरम। स्टोक्स कर्ल थ्योरम, ठीक है, जो कि किसका यूज करती है, जो वेक्टर फील्ड हम ले रहे हैं उसके कर्ल की डेफिनेशन का यूज करके इसको डिफाइन किया गया, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, मान लो हमने एक वेक्टर फील्ड ले लिया ए और वो किसी क्लोज्ड पाथ मान लो सी के अकॉर्डिंग क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। अब अगर हम उस क्लोज्ड पाथ को स्मॉल एलिमेंटल पाथ के अंदर डिवाइड कर दें तो उसका जो लाइन इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, उनका सबका सम होगा, जैसे हमने पीछे पढ़ा था। तो क्या करेंगे इसके लिए, लेट अस कंसीडर ए वेक्टर फील्ड ए एंड दिस फील्ड is bounded by a closed path, bounded by a closed path C. Now we can divided this closed path in elemental small
पाथ। देखो, मान लो हमने एक क्लोज पाथ ले लिया, क्या ले लिया, सी ले लिया, ये क्या है, एक क्लोज पाथ है, ठीक है, इसको डिनोट कर दिया सी से, और इसके अंदर ही क्या है, वेक्टर फील्ड इससे बाउंडेड है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, वो भी क्या होंगे, क्लोज्ड पाथ होंगे। मान लो हमने ऐसे डिवाइड कर दिया इनको स्मॉल एलिमेंटल पाथ के अंदर, ठीक है। तो हम किसी एक एलिमेंटल पार्ट के ऊपर स्टडी करेंगे, वो क्या होगी, सबके लिए सिमिलर होंगी, ठीक है। मान लो हमने कोई एक ये पाथ ले लिया, मान लो ये पाथ है के, ठीक है, या फिर ये वाला जो है ये मान लो के हो गया, ये एल हो गया, ऐसे ये मान लो एम हो गया, ये एन हो गया, जैसे ये एम हो गया और ये क्या हो गया, एन। तो ये एक क्लोज्ड पाथ है, मान लो इसकी डायरेक्शन इस टाइप से, ठीक है। तो इसकी कैसे, ये इसकी डायरेक्शन, ये एल की डायरेक्शन और ये के की डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो इन दोनों में के और एल क्लोज्ड पाथ में ये चीज़ क्या है, ये सरफेस क्या है, कॉमन है, ये वाला सरफेस जो हम, मान लो मैं इसको पी क्यू से डिनोट कर रही हूँ, किससे डिनोट कर रही हूँ, पी और क्यू से, ठीक है। जो पी क्यू सरफेस है वो दोनों में क्या है, कॉमन। तो एक के अकॉर्डिंग अगर हम डायरेक्शन देखें तो अप है, और दूसरे के अकॉर्डिंग, एल के अकॉर्डिंग देखें तो डाउन है। तो मतलब अगर इस सरफेस के अकॉर्डिंग अगर हम इसका लाइन इंटीग्रल निकालेंगे तो के और एल के लिए क्या निकलेगा, सेम निकलेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो क्या लिखेंगे, द लाइन इंटीग्रल ऑफ any two let K and L element surface whose element line integral of any two element surface which is according to common surface line क्या हो जाएगा, जैसे हमने किसके लिए निकाला, के के लिए निकाला, तो के के लिए मान लो क्या होगी डायरेक्शन, के से एल की तरफ, ये कहाँ से जा रही है, मान लो के से एल की तरफ, तो ए डॉट डी एल, या फिर हमने पी से क्यू से पी क्यू पॉइंट ले रखे हैं तो क्यू से ले लिया हमने पी, ठीक है। और ऐसे ही अगर उसके लिए देखें एल है सरफेस के लिए, तो ये क्या हो जाएगी, पी से क्यू, डायरेक्शन क्या होगी दोनों की, अपोजिट, ठीक है। तो इसको सोल्व करूँ तो क्या आ जाएगी, क्यू से पी ए डॉट डी एल, ठीक है। इस साइड लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, पी से क्यू ए डॉट डी एल इज इक्वल टू 0। मतलब अगर हम देखें इसकी कॉमन सरफेस के अकॉर्डिंग अगर हम इसका लाइन इंटीग्रल निकालें तो वो क्या होगा, 0 आ रहा है। तो टोटल सरफेस के लिए निकालेंगे तो सबके क्या है, ये जो सरफेस है वो क्या है, कॉमन है। जो कॉमन सरफेस, ये देखो इसका इधर से इसके साथ कॉमन आ जाएगा, इसका इधर से इसके साथ ऊपर वाला और इसके साथ नीचे वाला, तो ये सारे अगर हम इसके सारे लाइन इंटीग्रल निकालें तो वो क्या आएगी, 0। इस बार आउटर सरफेस को छोड़ के बाकी सारे जो एलिमेंटल जो सरफेस हैं उनके जो लाइन इंटीग्रल हैं उनका सम क्या है, 0 है। The line integral of element surface except outer surface
आउटर सरफेस कौन सा है, सी, इज the sum of is 0, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम टोटल के लिए निकाल ले तो मतलब पूरे सरफेस के लिए निकाले तो वो टोटल के बराबर आ जाएगा। ए डॉट डी एल किसके बराबर आ जाएगा, समेशन वाले के, ए डॉट डी एल, क्योंकि बाकी तो जो इसका अंदर वाले हैं वो तो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। तो इस टोटल सरफेस का भी वही आएगा और इसके एलिमेंटल का भी अगर हम सम करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या आएगा, वही आएगा। तो क्या हो जाएगा, ए डॉट डी एल, ठीक है, इज इक्वल टू समेशन स्मॉल एलिमेंट के लिए ए डॉट डी एल, इक्वेशन फर्स्ट। डीसी मतलब जो हमने स्मॉल पार्ट लिए हैं उनकी। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारे पास। अब हम कर्ल की जो डेफिनेशन है उसका यूज करेंगे। बाय द डेफिनेशन ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड क्या होगी, देखो, कर्ल ऑफ ए, या फिर हम इसको डिनोट भी कर सकते हैं, कर्ल ऑफ ए को डेल क्रॉस ए। देखो, कर्ल ऑफ ए को हम लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ ए, इससे डेल क्रॉस ए से भी कर्ल ऑफ ए को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो कर्ल ऑफ ए क्या आएगा, साथ में इसकी डायरेक्शन एन कैप इज इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट डी ऑफ ए टेंडिंग टू 0 1/dA क्लोज्ड पाथ सी ए डॉट डी एल। ठीक है, ये क्या है, डेफिनेशन है कर्ल की। ठीक है, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट डी एल अगर हम निकाले क्लोज पाथ के लिए सी के लिए तो ये डी ऑफ ए क्या चल जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ए डॉट डी एल इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, डी ऑफ ए, या फिर ये लिख लो कर्ल ऑफ ए, और साथ में क्या आएगा, बार आ जाएगा एन कैप इंटू डी। ठीक है, देखो ये क्या है, एन कैप इंटू डी। तो कोई भी वेक्टर की डेफिनेशन से क्या होगा, डी ऑफ ए क्या होता है, वेक्टर ऑफ डी ऑफ ए, तो डी ऑफ ए का मैग्नीट्यूड इंटू उसकी डायरेक्शन। तो एन कैप डी ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर डी ऑफ ए। पुट करो इसके अंदर क्या आ जाएगा, देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन एलिमेंटल पार्ट के लिए ले रखा है, ए डॉट डी एल डी सी के ऊपर इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए डॉट एन कैप डी ए को क्या लिख सकते हैं, डी ए का वेक्टर ऑफ डी ए। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन सेकंड है उसको किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट में। पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, देखो क्लोज सरफेस टोटल के लिए ए डॉट डी एल इज इक्वल टू आ जाएगा समेशन कर्ल ऑफ ए इंटू ए डी ए। ठीक है, अगर हम ये लें जो क्लोज्ड पाथ है डी सी, उसके अंदर जो बाउंडेड हमने सरफेस ले रखा वो क्या हो, वेरी स्मॉल हो। इफ बाउंडेड सरफेस in closed path is very small, then that means d of a tending to 0, then we can convert
कन्वर्ट समेशन बाय इंटीग्रेशन। देन ये तब क्या बन जाएगी इक्वेशन, देन ये क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ सी एट सी के पर ए डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सरफेस पे लिया जाएगा, सरफेस कर्ल ऑफ ए इंटू डी। दिस इज कर्ल स्टोक्स कर्ल थ्योरम। इसी को क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड स्टोक्स कर्ल थ्योरम। इसी को क्या कहेंगे, स्टोक की कर्ल थ्योरम कहेंगे, जो किसको डिफाइन करती है, अगर हमने कोई वेक्टर फील्ड ले रखा है उसका लाइन इंटीग्रल किसी क्लोज्ड पाथ के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होगा, उसके कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होता है। ठीक है, यही क्या है, कर्ल स्टोक की कर्ल थ्योरम है। अब नेक्स्ट देखो, जो हमने गाउस लॉ डिफाइन किया था तो वो और उसका जो इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक है गाउस लॉ एंड इट्स इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो गाउस जो लॉ है वो क्या बोलता है, क्या कहता है, गाउस लॉ क्या होता है, अगर कोई हम ले इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर है कोई क्लोज्ड पाथ है, उससे अगर कोई फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट हो रहा है तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, जो उस पृष्ठ के अंदर जो सरफेस है उस सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज टोटल चार्ज कितना है और 1/एप्सिलॉन के मल्टीपल के इक्वल होगी। क्या होगी डेफिनेशन, गाउस लॉ क्या होगा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, गाउस लॉ इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड in any electric field flux outcome from the closed surface which is present in this field is equal to the multiplication of नेट चार्ज या फिर टोटल चार्ज प्रेजेंट इन दिस क्लोज्ड सरफेस एंड 1/एप्सिलॉन। दैट मीन्स क्या कह सकते हैं कि जो फाई होगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/एप्सिलॉन। किसके इक्वल होगा, Q/एप्सिलॉन। इफ वी कैन टेक वैक्यूम देन एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नोट। ठीक है, और जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/36 पाई इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस लॉ का यूज़ करके हम इसका जो इंटीग्रल फॉर्म है और डिफरेंशियल फॉर्म है उसको फाइंड आउट करेंगे। ये इसका क्या है, गाउस लॉ है। गाउस लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन। Q क्या है, टोटल फ्लक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे,
इसको प्रूफ करने के लिए क्या करें, लेट अस टेक टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn जितना उसके अंदर प्रेजेंट है, विच इज प्रेजेंट इन क्लोज्ड सरफेस S, ठीक है। देन सॉरी एंड intensity of electric field is E। तो क्या लिख सकते हैं, देन फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के ऊपर E डॉट dA, ये क्या होता है, फ्लक्स। फाई इज इक्वल टू क्या आता है, E डॉट dA। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब गाउस लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन। तो बाई अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन। फाई इज इक्वल टू क्या आता है, Q अपॉन एप्सिलॉन, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अगर हम अगर उस सरफेस के अंदर अगर मान लें कि जो वॉल्यूम है उसकी डेंसिटी क्या है, रो है, जो चार्ज लिया है उसकी चार्ज जो वॉल्यूम है उसकी चार्ज डेंसिटी रो है। इफ चार्ज डेंसिटी रो इन दिस क्लोज्ड सरफेस, देन रो इज इक्वल टू क्या होता है, dQ अपॉन dV, ठीक है। या फिर dQ अगर हम निकालें तो वो क्या आ जाएगा, रो इंटू dV। रो क्या है, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अगर हम टोटल चार्ज निकालें, देन टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, dQ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो इंटू dV। या फिर टोटल चार्ज कितना ले रखा हमने, Q इज इक्वल टू आ जाएगा रो इंटू dV। ये इक्वेशन के ये वैल्यू किस में पुट कर दें, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें। देन इक्वेशन सेकंड दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगी, फाई इज इक्वल टू Q की जगह क्या रखना है अपने को, रो dV, इंटीग्रेशन रो dV और 1 अपॉन एप्सिलॉन। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3, बन गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये क्या बन गई, इक्वेशन 3 बन गई, फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन इंटू इंटीग्रेशन रो dV। अब क्या करेंगे, इक्वेशन जो हमने फर्स्ट ली थी वो भी फ्लक्स को डिनोट कर रही है और इक्वेशन थर्ड भी किसको डिनोट कर रही है, फ्लक्स को। तो क्या करेंगे, देन बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, देखो इक्वेशन फर्स्ट थी फाई इज इक्वल टू E डॉट dA और इक्वेशन थर्ड क्या निकली है, फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन रो dV। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड को कंपैरिजन करेंगे तो देन बाय कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन E डॉट dA इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रल रो dV।
ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। क्या बन गई? इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन 4। अब गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलती है कि हम कोई भी जो सरफेस इंटीग्रल है उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वॉल्यूम इंटीग्रल में। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? जो सरफेस इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वॉल्यूम इंटीग्रल। तो क्या होगा? बाय गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। बाय गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होगी कि जो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस के ऊपर ई डॉट डी ए को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वॉल्यूम इंटीग्रल, और उसके डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो सरफेस इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट कर दिया? वॉल्यूम इंटीग्रल में, अकॉर्डिंग टू द गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, ये मान लो इक्वेशन नंबर हो गई 5। ठीक है, तो अगर अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 5 का यूज किस में कर लें? इक्वेशन 4। यूज दिस इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? इंटीग्रेशन v डाइवर्जेंस ऑफ E इंटू डी वी इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी बन गई। ठीक है, अब ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल है और ये भी क्या है? वॉल्यूम इंटीग्रल। दैट इम्प्लाइज डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। ये नंबर बन गई इक्वेशन 6 और ये इक्वेशन नंबर 4। जो इक्वेशन नंबर 4 है, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन रो डी वी, ये तो क्या कहलाएगी? गाउस का जो लॉ है उसका इंटीग्रल फॉर्म। और ये जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? गाउस के लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसको तो कहेंगे इंटीग्रल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म, और इसको क्या कहेंगे? डिफरेंशियल फॉर्म। तो क्या लिख देंगे? इक्वेशन 4 इज कॉल्ड इंटीग्रल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म एंड 6 is called differential form of Gauss law। ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 4 है वो तो क्या कहलाएगी? इंटीग्रल फॉर्म कहलाएगी, और जो इक्वेशन नंबर 6 है वो क्या कहलाएगी? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ की। ठीक है, तो डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन इज कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ, और ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन रो डी वी इज कॉल्ड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे कि जो इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, लाइन इंटीग्रल, सेकेंड है सरफेस इंटीग्रल, और थर्ड है वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, लाइन इंटीग्रल क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, और वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल। ठीक है, मान लो हम एक कोई क्लोज्ड सरफेस लेते हैं या फिर क्लोज कर्व लेते हैं। कर्व का जो पाथ लेंगे वो मान लो हमने एक क्लोज्ड या फिर हमने एक कर्वेचर पाथ ले लिया सी। लेट या फिर वी कैन टेक लो लेट ए कर्वेचर पाथ
सी, एंड ds हमने उसके ऊपर ले लिया डिस्प्लेसमेंट। किसके ऊपर? जो हमने कर्वेचर पाथ सी लिया है उसके ऊपर ds को हमने क्या ले लिया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंड ds is a displacement vector on this curvature path. Then there are three types of line integral. देखो फर्स्ट क्या होगा? लाइन इंटीग्रल ऑन सी फाई डॉट ds, ठीक है। सेकंड क्या होगा? क्लोज्ड पाथ के ऊपर लाइन इंटीग्रल a डॉट ds, और थर्ड क्या हो जाएगा? लाइन इंटीग्रल ऑफ इसके ऊपर a क्रॉस ds, ठीक है। यहाँ पे जो फाई है वो क्या है? स्केलर फंक्शन, स्केलर, और a क्या है? वेक्टर फंक्शन, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमने कोई स्केलर क्वांटिटी ली और उसका किसके साथ मल्टीप्लाई किया? ds। ये क्या है? ds क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो हमें इस इंटीग्रल जो फर्स्ट इंटीग्रल है इसके अकॉर्डिंग तो हमें क्या मिलेगी? एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। अब सेकंड में देखो a क्या है? वेक्टर, और ds भी क्या है? वेक्टर। a डॉट अगर ds हम फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा? एक स्केलर क्वांटिटी। तो इस इंटीग्रेशन की भी क्या मिलेगी? एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। अब इसमें देखो a वेक्टर है और ds भी क्या है? वेक्टर है। तो a क्रॉस ds निकालेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा? एक वेक्टर ही। ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट, ये था डॉट, तो इसके अंदर भी क्या मिलेगा? हमें एक वेक्टर मिलेगा, और उसका इंटीग्रेशन मतलब हम क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तीनों के अंदर कंडीशन आ गई। अब सेकंड देखो, वॉल्यूम सरफेस इंटीग्रल। देखो लाइन इंटीग्रल में ओनली हम एक इंटीग्रल सिंबल का यूज करते हैं, ऐसे ही सरफेस इंटीग्रल में हम क्या करेंगे? दो इंटीग्रल सिंबल का यूज करेंगे। वी कैन यूज टू इंटीग्रल सिंबल फॉर सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल के लिए भी हम कितने सिंबल का यूज करेंगे? टू इंटीग्रल सिंबल का यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम इंटीग्रेशन के नीचे अगर सी लगा दें उसका मतलब होता है लाइन इंटीग्रल, और अगर हम या तो दो इंटीग्रल सिंबल का यूज कर ले या फिर इंटीग्रेशन सिंबल के नीचे एस डिनोट कर दे तो उसका मतलब होता है सरफेस इंटीग्रल। तो इसकी भी तीन पॉसिबिलिटी होंगी। देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी? इंटीग्रेशन फाई इंटू डी ऑफ ए। डी ऑफ ए क्या है? कोई भी सरफेस जिसके ऊपर हमें क्या निकालना है? इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। सेकंड क्या हो जाएगी? ये तो फाई तो क्या होगी? स्केलर। ऐसे ही ए क्या ले लेंगे? वेक्टर टू डी, ठीक है। ऐसे ही क्या आ जाएगी? एक ये दोनों क्या होगी? दो, ये भी वेक्टर तो दो, इसका ये डॉट प्रोडक्ट, और थर्ड में क्या हो जाएगा? इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गई? तीन पॉसिबिलिटी होगी। तो इसके अंदर क्या मिलेगी? स्केलर क्वांटिटी, इसमें क्या मिलेगी? वेक्टर, ठीक है, क्योंकि फाई एक स्केलर है और डी ए वेक्टर है। स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वेक्टर। तो इस इंटीग्रल की क्वांटिटी क्या मिलेगी? वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। इसके अंदर ये स्केलर है
सॉरी ये भी वेक्टर है, ए बी और डी ए बी क्या है वेक्टर, तो इससे क्या मिलेगा स्केलर, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। और इसके अंदर वेक्टर और वेक्टर, लेकिन क्या है क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट में तो क्या मिलता है स्केलर, क्रॉस में क्या मिलता है वेक्टर, तो क्या मिलेगी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या हो गया सरफेस इंटीग्रल हो गया। अब थर्ड देखो, थर्ड क्या होगा वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल में क्या होगा, हम कितने इंटीग्रल सिंबल का यूज करेंगे 3 इंटीग्रल सिंबल, या फिर हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन का सिंबल उसके साथ में क्या लगा देंगे v। जैसे सरफेस के साथ s लगा सकते हैं, वैसे वॉल्यूम के लिए क्या लगा सकते हैं v लगा सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम v के अंदर वो तीनों डायरेक्शन में होगा, मतलब dv होगा dx dy और dz को डिनोट करेगा। जैसे ds किसको डिनोट करेगा dx dy को कर सकता है, dy dz को भी कर सकता है और dz dx को भी कर सकता है, कौन सा भी हमने जो सरफेस लिया है उसके लिए। और ds किसको डिनोट करेगा dx को भी कर सकता है, dy को और dz को अलग अलग, और इन वॉल्यूम में तीनों का मल्टीप्लाई। अब इसके अकॉर्डिंग भी हम 3 पॉसिबिलिटी होंगी, सॉरी 3 इंटीग्रेशन सिंबल का यूज करते हैं और 5 इंटू डी, और सेकंड हो जाएगा 5 तो क्या स्केलर, और ऐसे ए ले लिया हमने वेक्टर ए डॉट डी। ठीक है, ये इसकी 2 इंटीग्रल की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, जैसे जो हमने पीछे पढ़ी थी गाउस थ्योरम और स्टोक थ्योरम, वो क्या कर रही है इंटीग्रेशन को ट्रांसफर, एक इंटीग्रल फॉर्म को दूसरे इंटीग्रल फॉर्म में ट्रांसफर करिए, या तो उसको वो तो क्या होगी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट करें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम इंटीग्रल को क्या करें ट्रांसफर करें, तो उसके लिए हम जो थ्योरम यूज करते हैं उसको क्या कहेंगे ग्रीन थ्योरम। क्या होगा इफ वी कन्वर्ट या फिर ट्रांसफर, इफ वी ट्रांसफर वन इंटीग्रल फॉर्म in another integral form by the integration by parts, then we can use ग्रीन थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, अगर बाय पार्ट के अकॉर्डिंग अगर इंटीग्रेशन को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम क्या करेंगे ग्रीन थ्योरम का यूज करते हैं। तो 2 ग्रीन थ्योरम है बेसिकली, देयर आर 2 ग्रीन थ्योरम। फर्स्ट देखो वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई इंटू डी वी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल फाई डेल साइन इंटू डी ए माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल फाई डेल्टा स्क्वायर साई इंटू डी वी। या फिर इनको उल्टा भी लिख सकते हैं, ये प्लस भी आ सकता है और ये माइनस, ये पहले आ सकता है और ये बाद में भी आ सकता है। जैसे सरफेस साइन डेल फाई पहले आ जाएगा डॉट डी ए और साइन डेल्टा स्क्वायर फाई डी वी। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे
ग्रीन की फर्स्ट थ्योरम, और सेकंड क्या हो जाएगी, देखो इंटीग्रेशन वी फाई डेल्टा स्क्वायर साई माइनस साई डेल्टा स्क्वायर फाई इंटू डी वी इज इक्वल टू सरफेस फाई डेल साई माइनस साई डेल फाई इंटू डॉट डी। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। ये तो ग्रीन की फर्स्ट थ्योरम, और ये क्या होगी, ग्रीन की सेकंड थ्योरम। ठीक है, ये दोनों क्या होगी, ग्रीन की थ्योरम। हेयर जो फाई एंड जो साइन आर स्केलर फंक्शन, स्केलर फंक्शन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको प्रूफ करेंगे ग्रीन की थ्योरम को। तो फॉर फर्स्ट प्रूफ क्या लिखेंगे, प्रूफ फॉर फर्स्ट ग्रीन्स थ्योरम लेट, क्या करेंगे, मान लो कि जो ए हमने एक वेक्टर लिया वो किसके इक्वल है, फाई डेल साइन के। ठीक है, तो डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, बाई डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट डी वी इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी। तो मान लो इक्वेशन नंबर 2 हो गई थी, ये मान लो थर्ड हो गई। ठीक है, अब हमने ए को क्या मानना है, फाई डेल साइन। अब इस इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन थर्ड क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन वी और डाइवर्जेंस ऑफ ए, क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट डी वी। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या मान रखा है हमने, फाई डेल साइन इंटू डी वी इज इक्वल टू आ जाएगा सरफेस ए डॉट डी। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो इसको क्या करना है, हमें सोल्व करना है। तो देखो पहले इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाहर चलता रहेगा। ये देखो डेल क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और इसका निकालना है, बीच में क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, फाई डेल साइन अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस फाई डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल साइन अपॉन डेल जेड के कैप, और साथ में वॉल्यूम इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या आ गया, सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी। अब इसको डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वी फर्स्ट इंटू सेकेंड से होगा, तो हो पहले साई का फिर इसका, तो एक 1/1 करके होगा ना। तो देखो क्या आएगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स डेल साइन अपॉन डेल एक्स प्लस फाई डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डेल साइन अपॉन डेल वाई प्लस सेकेंड, तो डेल फाई एज इट इज डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड और डेल साइन अपॉन डेल जेड, फर्स्ट इंटू सेकेंड से करना है ना इसका, प्लस फाई एज इट इज डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, इंटू डी वी इज इक्वल टू क्या है, ए डॉट डी ए। ठीक है, इक्वल टू क्या है, ए डॉट डी ए, ये आ गया। अब जो सेम है उनको एक साथ रख लो, फाई डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस फाई डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस फाई डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये तो एक साथ आ गया, प्लस डेल साइन अपॉन डेल एक्स डेल साइन अपॉन डेल एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई और डेल साइन अपॉन डेल वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड
इंटू डेल साई अपॉन डेल जेड, ये एक साथ हो गए। और बाहर क्या है, डी वी इज इक्वल टू क्या गया, इंटीग्रेशन ए डॉट डी। ठीक है, ये क्या है, फाई डेल स्क्वायर साइन, फाई डेल स्क्वायर साइन प्लस ये क्या बन गया, देखो डेल साइन डॉट डेल फाई। देखो डेल फाई और डेल साई को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वांटिटी आएगी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये, इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डॉट डी ए। ठीक है, आ गया। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग सेपरेट कर लो, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ फाई डॉट डेल फाई इंटू साइन इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी ए माइनस फाई डेल स्क्वायर साइन डी वी। ठीक है, अब ए की वैल्यू हमें पता है, हमने क्या मानी थी, फाई डेल साइन, पुट कर दो, फाई डेल साइन इंटू डॉट डी ए माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल, और ये है सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम सरफेस फाई डेल स्क्वायर साइन इंटू डी वी। ये किसके हुआ, वी इज इक्वल टू डेल साइन डॉट डेल स्क्वायर फाई इंटू डी वी, बिकॉज हम जानते हैं ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन डेल फाई, ये हमने मान के चल रहे हैं, तो ये इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, ये क्या हो गई, ग्रीन फर्स्ट थ्योरम, इक्वेशन नंबर, इसको मान लो, हमने क्या मान लिया, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या कहलाएगी, ग्रीन फर्स्ट थ्योरम। तो लिख लो, इक्वेशन 4 इज कॉल्ड ग्रीन फर्स्ट थ्योरम। ठीक है, ग्रीन की फर्स्ट थ्योरम। अब हमें सेकंड प्रूफ करनी है, तो हम क्या करेंगे, साई, जो फोर्थ हमने इक्वेशन निकाल ली उसके अंदर साई को फाई से और फाई को साई से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, सो नाउ वी कैन चेंज साई बाई फाई एंड फाई बाई साइन। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, देन इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज कैसे हो जाएगी, इक्वेशन 4 को क्या लिख सकते हैं हम, देखो वॉल्यूम इंटीग्रल डेल फाई डॉट डेल साई इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सरफेस साई डेल फाई डॉट डी ए माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल साई डेल्टा स्क्वायर फाई डी वी, ये मान लो इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने जो इक्वेशन 4 निकाली जिसको हम गाउस की फर्स्ट थ्योरम कहते हैं, उसमें से क्या करेंगे, इक्वेशन 6 को क्या कर देंगे, सॉरी 5 को, देन नाउ इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 क्या आएगी, दैट इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा 0, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल फाई डेल साई माइनस साइन डेल फाई डॉट डी ए माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल फाई डेल्टा स्क्वायर साई माइनस साई डेल्टा स्क्वायर फाई डॉट डी वी। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल एस फाई डेल साई माइनस साई डेल फाई डॉट डी ऑफ ए इज इक्वल टू वी
वॉल्यूम इंटीग्रल फाई डेल्टा स्क्वायर साई माइनस साई डेल्टा स्क्वायर फाई डॉट डी वी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन 6 क्या कहलाएगी? गाउस सेकंड थ्योरम। इक्वेशन 6 इज कॉल्ड गाउस सेकंड थ्योरम। सॉरी, ग्रीन क्या कहलाएगी? ग्रीन्स सेकंड थ्योरम। तो ये हो गई दोनों ग्रीन की थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम। इक्वेशन 4 तो फर्स्ट थ्योरम को, और इक्वेशन 6 किसको डिफाइन करेगी? ग्रीन की सेकंड थ्योरम को। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो लाप्लासियन या फिर पॉइजन इक्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालो लाप्लासियन एंड पॉइजन इक्वेशन। ठीक है, देखो, मान लो हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लिया। लेट अस टेक इलेक्ट्रिक फील्ड and intensity of this field is E। ठीक है, and potential is V। then E इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस डेल वी, या फिर इसको बोलते हैं माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। ये क्या होता है? पोटेंशियल और इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन। ठीक है, देखो अब क्या करना है। अब हम क्या लेंगे? टेक डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड। क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ माइनस ग्रेडियंट V। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट क्या होता है? डेल्टा स्क्वायर V, और बार क्या आ रहा है? माइनस। तो डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस डेल्टा स्क्वायर V, जहाँ पे डेल स्क्वायर क्या होता है? हेयर डेल स्क्वायर होता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर होता है। तो इसको अंदर पुट कर दो तो ये क्या बन जाएगी? इक्वेशन डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन गई? इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जो हमने ये डेल स्क्वायर लिया इसको बोलते हैं लाप्लासियन। क्या बोलते हैं? लाप्लासियन ऑपरेटर। जो हमने ये डेल लिया है डेल स्क्वायर, इसको बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है, अब देखो गाउस के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ तो डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू क्या होता है? रो अपॉन एप्सिलॉन। तो इसके अंदर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी? देन इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज क्या बन जाएगी? रो अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर V अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर V अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर V अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। दिस इज कॉल्ड पॉइजन इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड पॉइजन इक्वेशन।
ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, लाप्लासियन इक्वेशन। अगर हम उसके अंदर ले लें कि कोई भी सरफेस ना हो, वॉल्यूम ले लें, या सॉरी वैक्यूम, क्या ले लें, वैक्यूम। तो नेक्स्ट देख लो, इफ वी कैन टेक वैक्यूम देन रो इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो दैट इम्प्लाइज इक्वेशन 4 क्या होगी, इक्वेशन नंबर जो हमने ली थी, जो ये ली हमने सेकंड, तो देन इक्वेशन सेकंड क्या आ जाएगी, रो 0 हो जाएगी। देन इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगी, देन इक्वेशन सेकंड कैन बी रिटन एज कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन सेकंड को, रो तो 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर। या फिर इसको लिख सकते हैं हम डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3, ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर 3। दिस इज कॉल्ड लाप्लास इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, इसके साथ ही यूनिट कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट यूनिट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।